गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कौन से क्वेश्चन पूछना है? यस मैम। हाँ बताओ बेटा। मैम एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन एग्जाम्पल 19। ओके, नाउ इट सेज आर बी आर रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। अब ये आर रिलेशन क्या होता है बेटा, तुम्हें पता है? रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू क्या मतलब हुआ इसका? आर क्या है? आर का क्यू से क्या लेना देना है? जब हम कहते हैं आर बी आर रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू, इसका क्या मतलब होता है? मतलब जो क्यू है यानी कि रैशनल नंबर, उसका रिलेशन है दोनों में। नहीं, मुझे समझ नहीं आया। एक सेकेंड बेटा, मैं लिख लूं फिर सुनती हूँ। ये हमें आर दे रखा है। अब देखो, अब बात को आंसर करना मुझे। सपोज आर जो है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। इसका क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं आर रिलेशन है सेट ए से बी तक, तो उसका क्या मतलब होता है? रिलेशन का क्या मतलब होता है? एक सेट से दूसरे सेट तक ये रिलेशन है, इसका कोई मीनिंग होगा ना इस बात का। हम्म, मैम मतलब उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्ट क्या हो होगा? रहा है। क्या होगा? मैम मतलब उसमें जो भी है रिलेशन, उसमें कोई सबसेट होगा। हाँ, सबसेट बात तो ठीक है, सबसेट वर्ड तो ठीक यूज कर रहे हो, लेकिन अभी भी क्लियर आंसर नहीं दे रहे हो मुझे। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। इसका मतलब आर का ए और बी से कोई लेना देना है ना? तभी तो हमने कहा कि वो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो इसका मतलब आर जो है वो खुद सबसेट है। आर जो है वो सबसेट है। किसका सबसेट है? ए एंड बी आर। का। हाँ, किसका सबसेट है? ए एंड बी का। ए एंड बी का नहीं, ए क्रॉस बी। आर सबसेट है ए क्रॉस बी, ये मतलब होता है। और ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है? ए क्रॉस बी का मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। कार्टेशियन। हाँ, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन कार्टेशियन। प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा ये? ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर तुम्हें पूछा जाए कि ए क्रॉस बी क्या होता है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू, ब्रैकेट में x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. हाँ, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी में जो है सारे एलिमेंट्स हैं एक्स कॉमा वाई टाइप के, ठीक है ना? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट ए का और सेकंड एलिमेंट बी का, सारे इसमें हैं। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। और तुम्हें ये लिखना तो आता ही होगा। जैसे ए मान लो हमारे पास है 1 2 3, ठीक है? और बी मान लो मेरे पास है C, D। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? आता है ये लिखना? Yes मैम। हाँ बताओ। मैम ब्रैकेट हम्म 1 comma C हम्म 2 comma D 2, D। अभी पहले 1 से पूरा कर लो। 1, C और क्या आएगा? 1, D
डी, हाँ ऑर्डर से चलेंगे ना, आप 2 वाला लिखो, हाँ 2 कॉमा, 2 comma C and 2 हाँ comma C 2 and कॉमा 2 डी, comma D, हाँ गुड, 3 हाँ comma C हम्म and 3 comma D. वेरी गुड। तो ये जो ए क्रॉस बी है, इसमें अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होते हैं? 6. 6 हुए। तो ये 6 कैसे आता है, इसका फॉर्मूला पता है तुम्हें? एन ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ तो हमने बनाया है, अगर मैं बनाती नहीं तो कैसे करते तुम? अगर ए क्रॉस बी ना लिखते हम तो तुम्हें एन ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आता है, एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? एन ए इंटू एन बी, ठीक है, एन ए मल्टीप्लाइड बाय एन बी। तो एन ए में कितने एलिमेंट्स हैं देखो 3, और एन बी में कितने हैं 2, तो ये हो गए 6। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो हो गया 6, ठीक है, समझ में आ गया? हम हर वक्त ऐसे बनाएंगे नहीं, अगर हमें एलिमेंट्स पूछे जाए ए क्रॉस बी में, तो जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट है और जो सेकंड सेट में एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है एन ऑफ ए क्रॉस, ठीक है। अब आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, मतलब ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं आर में और कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कल तुम ये चैप्टर को ना रिवाइज करके बैठना, मैं और तुमसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछूंगी, और हमें ये होना चाहिए कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमें पूरे तरह से चैप्टर आता है, ठीक है। कल जब आओगे Okay, ना, ma'am. हाँ तो इसको पूरा रिवाइज करके बैठना। आज मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हूँ, कल और क्वेश्चंस पूछूंगी, तो फिर जो जो तुम्हें नहीं आता होगा बीच में, जो जो भी गैप होंगे उसको हम फिल करेंगे, जो भी इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब पहले तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर और बात करते हैं। इट सेज शो दैट ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें ये शो करना है कि ए कॉमा ए जो है बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। ये पता है ये सिंबल फॉर ऑल का होता है, ये पता है? या तो हम ऐसे फॉर ऑल लिखते हैं वर्डिंग्स में, और या फिर ये वी बना के जब इसको ऐसे काट देते हैं तो इसका ये सिंबल होता है फॉर ऑल। तो शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं। तुम फॉर ऑल वैसे वर्ड्स में लिखना चाहो तो वर्ड्स में भी लिख सकते हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। तो हमें ये करना है कि ए कॉमा ए जो है वो आर को बिलोंग करता है। तो ए कॉमा बी आर को कब बिलोंग करता है? जब ए माइनस बी जो है वो जेड को बिलोंग करे। कंडीशन क्या है? कोई भी एलिमेंट आर में कब आएगा? जब ए माइनस बी जो है वो जेड को बिलोंग करेगा, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। तो अब ये यहाँ पर हम देखेंगे ए माइनस ए कॉमा ए कब बिलोंग करेगा? अगर ए माइनस ए जेड को बिलोंग करता है। तो ए माइनस ए किसके इक्वल होता है? ए 0. माइनस 0, ठीक है। अब 0 जो है, जेड तुम्हें पता है किसका सिंबल होता है? जेड Integer. इंटीजर। तो क्या 0 इंटीजर है? क्या 0 इंटीजर होता है? Yes, ma'am. इंटीजर में कौन कौन से नंबर होते हैं इंटीजर में? मैम माइनस के सारे नंबर, प्लस के सारे नंबर और 0. 0 और नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव। माइनस हाफ होता है क्या जेड में? माइनस हाफ, -1/2, क्या ये जेड को बिलोंग करता है? नो मैम. नहीं करता है ना? ये तो रैशनल Yes, ma'am. नंबर होता है ना, ठीक है। हाँ, तो 0 बिलोंग्स टू जेड, और इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो क्योंकि 0 जेड को बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये तुम्हें पता है ये सिंबल इंप्लाइज का होता है? Yes, ma'am. तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है?
show that A comma B belongs to R implies that, मैं वर्डिंग्स में लिख रही हूँ, बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, implies that BA इसका मतलब क्या है कि AB अगर R को बिलोंग करता है तो BA भी R को बिलोंग करेगा, ये हमें शो करना है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R। समझ आ गई बात? अगर AB R को बिलोंग करता है देन BA भी R को बिलोंग करेगा, ये मतलब है। तो इसमें हम ले लेते हैं लेट AB बिलोंग्स टू R। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? हमें क्या करना है? मैम BA बिलोंग्स टू R ये प्रूव करना है ना? ये प्रूव करना है और ये लेके चलना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, AB बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू R का मतलब है कि अगर AB बिलोंग करता है तो BA बिलोंग करेगा। तो हम इसमें लेते हैं लेट AB बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज अगर AB R को बिलोंग करता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R की डेफिनेशन में जाओ, अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग करता है इसका मतलब क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो Q को भी बिलोंग करेगा और Z को भी बिलोंग करेगा। A माइनस बी Z को बिलोंग करेगा और A B Q को बिलोंग करेगा। तो हमारे पास ये आ गया दिस इंप्लाइज A माइनस बी बिलोंग्स टू Z। हमें प्रूव करना है BA बिलोंग्स टू R। तो BA कब बिलोंग करेगा, अगर B माइनस A कहाँ बिलोंग करे, Z पे। B माइनस A बिलोंग्स टू Z। अब A B क्योंकि R को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, A माइनस बी बिलोंग्स टू Z एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू Q। ये मतलब हुआ ना, R की डेफिनेशन के हिसाब से ये हुआ। मुझे ये शो करना है B माइनस A बिलोंग्स टू Z। तो B माइनस A का A माइनस B से क्या लेना देना है, A माइनस B का B माइनस A जो है वो A माइनस B का नेगेटिव होता है। ठीक है? yes, मैम। हम अगर यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले लें, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, B माइनस A इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर A माइनस B आ जाएगा। ठीक है? yes, ऐसे मैम। लिख सकते हैं ना, B माइनस A इज नेगेटिव ऑफ A माइनस B। तो ये A माइनस बी अगर Z को बिलोंग करता है तो नेगेटिव ऑफ A माइनस बी भी Z को बिलोंग करेगा। अगर कोई नंबर इंटीजर को बिलोंग करता है तो उसका नेगेटिव भी बिलोंग करता है ना हमेशा। जैसे 3 बिलोंग्स टू Z होता है तो -3 भी बिलोंग करता है Z को, है ना। अगर कोई नंबर इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी हमेशा इंटीजर होता है, ये पता है तुमको? yes, मैम। इसका मतलब माइनस ऑफ A माइनस बी बिलोंग्स टू Z। ठीक है? तो ओके इसका मैम। मतलब क्या हुआ, B माइनस A Z को बिलोंग करता है, B माइनस A बिलोंग्स टू Z। और A भी तो Q में है, ये हमारे पास पहले आ गया। ऑल्सो A B बिलोंग्स टू Q, ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया क्योंकि A कॉमा B R को बिलोंग करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, B कॉमा A बिलोंग्स टू R। समझ आ गई बात? समझ आ गया बेटे? A B बिलोंग्स टू R yes, मैम। इम्प्लाइज B A बिलोंग्स टू R। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट सेज AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या गिवन है हमें? ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी भी आर को बिलोंग करता है और हमें प्रूव करना है कि ए सी आर को बिलोंग करता है। वेरी गुड। तो हम ले लेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर।
So this implies A minus B कहाँ बिलोंग करेगा? Z. Z को. एंड B माइनस C कहाँ बिलोंग करेगा? Z को. ठीक है. एंड A B C कहाँ बिलोंग करेंगे? जब A B R को बिलोंग करता है और B C R को बिलोंग करता है तो A B C Q को बिलोंग करेंगे. वेरी गुड. अब मुझे ये प्रूव करना है कि A माइनस C Z को बिलोंग करता है. अब अगर दो इंटीजर हैं हमारे पास, यहां से मेरे को A माइनस सी पे जाना है, तो क्या कर सकती हूँ मैं? A माइनस बी मुझे पता है Z को बिलोंग करता है, B माइनस सी मुझे पता है Z को बिलोंग करता है, तो A माइनस सी Z को बिलोंग करेगा, इसको प्रूव करना है हमको. तो कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? A माइनस बी और B माइनस सी को इक्वेट करा के. इक्वेट तो नहीं कर सकते. इक्वेट के लिए हमें थोड़ी पता वो इक्वल है. हो सकता है A माइनस बी 5 हो और B माइनस सी 10 हो, तो इक्वेट तो नहीं कर सकते. हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इनको ऐड कर सकते हैं. अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या वो हमेशा इंटीजर होता है? जैसे 3 प्लस 5, क्या ये इंटीजर होगा? यस मैम. माइनस 3 प्लस 10 कितना होता है? माइनस 3 प्लस 10 7. 7. ठीक है. तो ये जो है A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये Z को बिलोंग करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? A माइनस सी, माइनस बी और प्लस बी कट गया. मैंने क्या किया? मुझे पता है कि दो इंटीजर्स को ऐड करके इंटीजर आता है, और क्योंकि मुझे AC बिलोंग्स टू R चाहिए, तो इसका मतलब मुझे ये शो करना है कि A माइनस सी बिलोंग्स टू Z. ठीक है. ये मुझे शो करना है कि A माइनस सी बिलोंग्स टू Z. ये शो करना है मुझे. तो B तो चाहिए नहीं मुझे, तो B हटाने के लिए मैंने क्या किया? दोनों को ऐड कर. दोनों को ऐड करने से A माइनस सी आ गया. तो A माइनस सी बिलोंग्स टू Z. तो अब A माइनस सी बिलोंग्स टू Z, यहाँ पर रीजन लिख सकते हो कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. ठीक है. तो दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर होता है. हमने दोनों इंटीजर को ऐड कर दिया, हमारे पास A माइनस सी आ गया, तो वो भी इंटीजर हो गया. तो दिस इंप्लाइज A कॉमा C बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे? R. A माइनस सी Z में बिलोंग करता है और AC Q के हैं, ये हमने पहले लिख चुके हैं हम. ऑल्सो लिखना चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो साथ में, ऑल्सो AC बिलोंग्स टू Q. तो ये जो इंफॉर्मेशन है इससे हमारे पास आ गया कि A कॉमा C बिलोंग्स टू R. ठीक है. यही प्रूव करना था हमको. इसमें समझ आ गई बेटा बात? यस मैम. ओके. मैम मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन नंबर 1. It says the relation F is defined by Fx equal to x square 0 less than equal to x less than equal to 3. कलर कुछ गड़बड़ लग रहा है. Fx equal to this and it is 3x. And it is 3x when x is
greater than equal to 3 less than equal to 10. Show that f is a function and g is not a function. Okay. अब जैसे fx ये दे रखा है, ये फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता? फंक्शन की क्या कंडीशन होती है? कोई भी इस तरह से हमें दे रखा हो, मैपिंग दे रखी हो, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है कि 0 to 3 में तो x स्क्वायर बनेगा और 3 से 10 में 3x। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो बेटे? इस फंक्शन की डोमेन क्या है? मैम अगर जो x होगा वो इक्वल टू 0 या इक्वल टू 3 और उसके बीच में होगा तो फिर x स्क्वायर आएगा। हाँ, एंड जो और सेकंड वाले में जो x होगा वो इक्वल टू 3 और इक्वल टू जैसे मैं 0 लूं डोमेन में, इसकी डोमेन जो है वो यहाँ पर हमें क्या दे रखी है? 0 से लेके 10 तक। ठीक है, ये इंटरवल दे रखा है 0 से 10 तक। 0 से स्टार्ट करके 10 पे एंड हो रहा है ना? हम 0 से 3 पहले में ना फर्स्ट। हाँ, अगर मैं 0 लूं तो 0 की इमेज क्या आएगी? f0 किसके इक्वल होगा? 3। f0 इक्वल टू 3 3 कहां से आया? मैम क्योंकि उसके सेकंड वाली लाइन में 3 है ना x इक्वल। ये तो 3x दे रखा है। 3x तो एप्लीकेबल तब है जब x 3 से 10 के बीच में हो। जब x 0 से 3 के बीच में है तो हमें x स्क्वायर करना है। ये यहाँ पे हमारा ये फंक्शन है f। f फंक्शन जो है इस डोमेन से कोडोमेन तक है। ठीक है, ये हमारा एक सेट है जिसमें 0 से लेके 10 तक के सारे रियल नंबर है। इंटरवल का मतलब समझते हो? 0 से 10 इंटरवल का मतलब यस मैम, क्या मतलब? मतलब उसके सारे बीच के नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हाफ होगा बीच में, हाफ 2/3 5/7। मैम होगा क्योंकि वो भी तो 0 और 10 के बीच में हाँ ही आते हैं। हाँ, x सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, ये इसका मतलब होता है सारे यस मैम। नंबर 0 और 10 के बीच में। तो अगर x की वैल्यू जो है, ये जो हमारा डोमेन है, ये हमें डोमेन समझते हो ना, यस मैम। जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो फंक्शन डिफाइन किया गया है 0 से लेकर 10 तक के नंबर्स पर। तो एफ एक्स जो है ये एक्स को एक्स स्क्वायर कर देगा। एक्स को कहाँ लेके जा रहा है? एक्स स्क्वायर पे लेके जा रहा है अगर एक्स 0 और 3 के बीच में है। जैसे मैं कहूं अगर तुम्हारे नंबर 0 और 3 के बीच में आएंगे तो उसका स्क्वायर हम लेंगे, और अगर 3 और 10 के बीच में नंबर आए तो 3x होएगा, उसका 3 टाइम्स होएगा। मान लो ऐसा हम कोई लॉजिक बनाते हैं, तो 0 अगर किसी का आया तो वो क्या बनेगा? 0 से 0 0, का स्क्वायर हो जाए। है ना? 0 से 0। अगर किसी का मान लो हाफ आया तो क्या बनेगा? हाफ आया तो उसके कितने बन जाएंगे? 1/4। 1/4, उल्टा कम हो गए, है ना? ऐसे चलते चलते मान लो f आया, 1 आया किसी का तो क्या बनेगा? 1। 1। ठीक है ना? इसी तरह से अगर किसी का मान लो 2 आया तो क्या बनेगा? 4। 4। और 3 आया तो 9। 9। अब 3 यहां से देखें या यहां से देखें, दोनों ही केस में 9 आएगा। एक्स स्क्वायर से भी 9 आ रहा है और 3x से भी 9 आ रहा है ना? क्योंकि इक्वल टू 3 दोनों जगह दे रखा है यहां भी और यहां भी। ठीक है, और इसी तरह से 4 पे अगर हम चले तो क्या आएगा? 16। 4 पे 16। नहीं, 4 पे क्या आएगा? 4 का मैम स्क्वायर थोड़ी होना है।
स्क्वायर तो तब होना है अगर 0 से 3 के बीच में 12। हाँ, तो 4 पे उसका हो जाना है 12। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 4 पे हो जाएगा वो 12। इसी तरह से अगर किसी का 4.1 है तो उसका क्या बन जाएगा? 12.3। 12.3। और ऐसे ये चलता जाएगा। और 10 पे क्या बन जाएगा? 30। समझ में आ गया? ये पहले तो ये मैपिंग का मतलब समझो। जो हमें फंक्शन दे रखा है उसमें ये मैपिंग चल रही है, x² और 3x, दो तरह की मैपिंग। अगर 0 से 3 है तो हमने उसका स्क्वायर कर देना है, अगर 3 से 10 है तो हमने उसका 3x कर देना है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये फंक्शन है या नहीं है, या ये शो करो कि ये फंक्शन है। तो कोई भी मैपिंग जो होती है वो फंक्शन कब होती है? जब उसका रिलेशन सारे इमेजेस का प्री इमेजेस से हो रहा हो। जब उसके जब उसके जो जितने भी डोमेन है उनका रिलेशन उनके सारे को डोमेन से बन रहा हो, रेंज से बन रहा हो सारा। नहीं, ये कंडीशन देते बेटा। f from a to b is a function। a और b क्या है यहाँ पे? a b क्या है? फंक्शन। नहीं, a b, कैपिटल a b क्या है? एक हमारा डोमेन, हाँ ए डोमेन है और बी रेंज है। हाँ, b को डोमेन है। f is defined from set a to set b, दोनों सेट्स है। ठीक है, बी सेट जो होता है ये कोडोमेन होता है, और ए सेट जो होता है वो डोमेन होता है, डोमेन और कोडोमेन। ठीक है, जो ये बाद वाला होता है वो कोडोमेन होता है, और जो पहले वाला होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन करा जाता है। जैसे यहाँ पर हमारी डोमेन जो थी वो 0 से 10, और कोडोमेन जो है वो हमें दे नहीं रखी। कोडोमेन कुछ भी हो सकता है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। और ये 0 से 3 पर ये जो हम निकाल रहे हैं ये इमेजेस निकाल रहे हैं जो कि रेंज बनती है। ठीक है, तो f from a to b is a function if each element if each element of set a has a unique image in the set b। अगर a के हर एक एलिमेंट की ईच, इस वर्ड को ध्यान दो, ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो खाली रिलेशन रह जाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन कब होता है? अगर ए के हर एक एलिमेंट की एक अपनी यूनिक इमेज हो, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन होता है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होता। ये बात समझ में आई? अगर हम हाँ। अगर हमें कोई रिलेशन आर दे रखा है और उसमें ऐसे दे रखा है 1 2 3 5 4 6 2 9 और 3 7, ऐसे दे रखा है। अब ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है कि नहीं है, कैसे हम समझेंगे? हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब अगर मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूं एरो डायग्राम से, तो पहले तो हम ये वाले डोमेन वाले नंबर ले लेंगे 1 3 4 2, और फिर दोबारा 3 आया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अब ये रेंज वाले ले लेते हैं 2 5 6 9 7। ठीक है, अब 1 किसके साथ, 1 की इमेज क्या है? 2,
तो 1 और 2 को एसोसिएट कर देंगे। 3 की इमेज क्या है 5, इसको एसोसिएट कर देंगे। 4 की क्या है 6 और 2 की क्या है 9 और 3 की क्या है 7। समझ में आ रही है बात? यस मैम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है उसकी 2 इमेजेस हैं, बाकी सबकी तो ठीक थी, लेकिन 3 की कितनी है 2 इमेजेस हैं। और जब 2 इमेजेस हैं एक एलिमेंट की तो वो फंक्शन नहीं होगा। हमने क्या कहा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज, यूनिक होनी चाहिए। तो एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। अगर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो जब भी किसी भी रिलेशन में ये एलिमेंट रिपीट करेगा, फर्स्ट वाला, जैसे ये 1 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया और 3 दोबारा आ गया, तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट जब भी किसी रिलेशन में रिपीट करता है तो वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को देखना, क्योंकि जैसे ही वो रिपीट करेगा इसका मतलब वो एक और इमेज दे रहा है, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्या किया उसने कि 3 को रिपीट तो कर दिया, यहां भी इक्वल टू 3 है, यहां भी इक्वल टू 3 है, पर दोनों केस में 3 से इमेज जो जनरेट हो रही है 3 स्क्वायर से भी 9 हो रही है और 3 इंटू 3 भी 9 हो रही है, इसलिए 3 की एक ही इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है। समझ में आया? यस मैम। कोई भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है। तो तुम लिखोगे f इज अ फंक्शन, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, f इज अ फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज। ठीक है, कह रहा है ना, शो दैट f इज अ फंक्शन, तो ऐसे मैपिंग बना के लिख देंगे f इज अ फंक्शन। आंसर कैसे लिखोगे फर्स्ट पार्ट का, f is a function because each element of the domain, डोमेन क्या थी इस फंक्शन की, डोमेन क्या थी 0 to 10। हाँ, एज अ यूनिक इमेज। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन है। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन में मैं यहाँ पर 3x का 4x कर दूं, मान लो मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ठीक है, तुम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट तो दे ही रखे हैं ना, इसको हम इसको नाम भी बदल देते हैं, fx का मान लो hx कर देते हैं। ठीक है, सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट। अब ये बताओ कि क्या ये hx फंक्शन होगा? यस मैम। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आएगी? नो मैम, बिकॉज 3 तो इधर भी कॉमन ही है ना। हम्म, 3 तो कॉमन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर उसकी भी जो इमेज होगी वो तो, जो डोमेन होगा वो तो फिर सेम ही रहेगा। तो 3 की इमेज यहां से क्या जनरेट हो रही है x स्क्वायर से 9, ठीक है, हाँ। और यस मैम। यहां से क्या जनरेट हो रही है 4x से 12। 12। तो इसका मतलब 3 की 2 इमेजेस आएंगी, एक तो 9 आएगी और एक 12 आएगी, है ना? यस मैम। तो इसका मतलब hx इज नॉट अ फंक्शन। यस मैम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, hx इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज, क्या लिखोगे, बिकॉज बिकॉज, 3 हैव 2 images। वेरी गुड, बिकॉज 3 हैज 2 इमेजेस। और इतना वर्डिंग्स में भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम ऐसे भी लिख देते हैं, ये बिकॉज का सिंबल होता है। ठीक है, बिकॉज H3
इक्वल टू 9 एंड h3 इक्वल टू 12 और 9 इज नॉट इक्वल टू 12, तो दो इमेजेस हो गई ना, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, hx इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 3 हैज 2 इमेजेस। समझ आ गई बात? फंक्शन समझ आ गया? यस मैम। अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देती हूँ। मैंने एक px लिया और ये यहाँ पे कर दिया x² और यहाँ कर दिया 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 और यहाँ कर दिया 4x और यहाँ पे कर दिया 3 ग्रेटर देन लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10। अब पहले वाले और इस क्वेश्चन में कोई फर्क हुआ? यस मैम। और px में क्या फर्क हुआ? मैम अब इस वाले क्वेश्चन में 3 की 2 इमेजेस नहीं बनेंगी। वेरी गुड। तो px इज अ फंक्शन। यस मैम। बहुत स्मार्ट है लड़की, बहुत जल्दी सीख गई। ठीक है, इज इट ओके इशिता? गुड। यस मैम। अच्छा बेटा, अब ये देखो, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम खुद कर पाओगे आई होप। द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय, इसी का g फंक्शन दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 1 में। यस मैम। तो ये देखते हैं क्या दे रखा है। gx इक्वल टू x² 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। ये ध्यान से देखना है कहाँ लेस देन इक्वल टू 2 है और कहाँ नहीं है। यहाँ दे रखा है 3x 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। तो अब तुझे आता ही है ना बेटा? अब बताओ जी फंक्शन है? मैम g is not a function because 2 have 2 images. हाँ, तो g2 इक्वल टू 4 एंड g2 इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? 6। ठीक है, so therefore g is not a function. 2 has 2 images. चलो गुड, अब ये बात तो तुम्हें समझ आ गई। अब बताओ और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता? मैम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, find the domain and range of the real function f defined by fx equal to, वो तुम्हारी फ्रेंड ने ज्वाइन नहीं किया? नो मैम, मैंने उससे कल बात करी थी तो वो बोल रही नहीं मैं नहीं ले पा सकती। फोन नहीं अरेंज कर पा रही? नो मैम, एक्चुअली उसके पापा के पास ही है ना सिर्फ टच स्क्रीन फोन और उन्हें बाहर जाना होता है तो इसलिए नहीं हो पाता। अच्छा, वो घर में नहीं होते होंगे इस टाइम पर। यस मैम। fx इक्वल टू रूट x माइनस 1। अब हमें क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। अब डोमेन क्या होती है किसी फंक्शन की? जब हमें कुछ नहीं दे रखा होता, जैसे यहाँ कुछ नहीं दे रखा, हमें डोमेन खुद बतानी है कि कौन सा सेट है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो डोमेन के लिए हमें ये देखना है कि ये रूट x माइनस 1 जो है ये कहाँ पर डिफाइंड नहीं है। स्क्वायर रूट जो है बेटा ये किस नंबर्स पर डिफाइंड नहीं होता? स्क्वायर रूट किसका डिफाइंड नहीं होता? जो इरेशनल होता है। इरेशनल। स्क्वायर रूट 3 तो डिफाइंड है, डेसिमल में आ जाएगा आंसर। किसका स्क्वायर रूट हम नहीं लिख पाते हैं? जो जो रियल नंबर नहीं होते, मतलब जो माइनस में आते हैं। हाँ, माइनस वाले रियल नंबर तो होते हैं ना। तो अगर हमारे पास रूट -9 हो तो ये नॉट डिफाइंड होता है ना। जब भी अंदर नेगेटिव नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि ये अब ये रियल नंबर नहीं रहा है ना, यही कह रहे हो ना, अब ये रियल नंबर नहीं रहा। फंक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि जो आंसर है, जो उसकी रेंज आएगी, जो इमेजेस आएंगी वो रियल होनी चाहिए। हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं ना वो रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं।
रियल फंक्शंस का मतलब होता है उसकी डोमेन और कोडोमेन या रेंज। कोडोमेन और रेंज का में फर्क पता है तुम्हें? कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है? यस मैम। क्या जैसे फर्क होता है? मैम कोडोमेन कोडोमेन जैसे कि हमारा ए और बी सेट है, तो बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारे कोडोमेन हो जाएंगे। और जैसे हमारा एक एलिमेंट है 2, 4, तो जो 4 होगा वो हमारी रेंज हो जाएगी। अच्छा, जैसे मैं ऐसे लिखूं, जैसे मान लो ये मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है, और ये मैंने 1 2 3 4 5 बना दी, ये बना दिया ABCD। 1 की इमेज A है, 2 की इमेज A है, 3 की इमेज B है, 4 की इमेज भी B है, 5 की इमेज भी B है। पहली बात तो ये मुझे बताओ, ये सेट A है और ये सेट B, ये कोई फंक्शन F, ठीक है। अब ये जो F फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है? सेट ए। सेट ए, ठीक है। सेट ए मतलब 1 2 3 4 5, 5 है। अब इसकी कोडोमेन क्या है? सेट बी। सेट बी मतलब ABCD। और इसकी रेंज क्या है? ए और बी। वेरी, रेंज इज ए कॉमा। जो रेंज क्या होती है? रेंज होती है सेट ऑफ इमेजेस। रेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेट ऑफ इमेजेस। जो इमेजेस का सेट बनता है उसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। ओके, अब जो इसका डोमेन है वो, हमारा रियल फंक्शन में डोमेन भी रियल होती है और रेंज भी रियल होती है। तो जो रूट है वो जो आंसर देगा वो हमारे जो होंगे रेंज के एलिमेंट्स बनेंगे, है ना, इमेजेस बनेगी। जैसे मैं F10 लिखूं, F10 मेरे पास क्या आएगा? F10 आएगा √10 - मतलब हो गया √9। तो √9 कितना होता है? 3। 3, ठीक है। तो 10 की इमेज क्या हो गई? 3। इसका मतलब 10 की मैपिंग किस पर जाएगी? 3 पर। अब हमें इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। डोमेन मतलब है कि हमारा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि -9 जो है उस पर अगर ये -9 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड होता है, √9। जैसे मैं निकालूं f ऑफ -8, तो f ऑफ -8 क्या होगा? √-8 -1, तो ये बन गया √-9। तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, यस मैम, ठीक है। नॉट तो डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, तो हमें इसकी डोमेन बतानी है। तो x की क्या वैल्यूज हो कि ये डिफाइंड रहे? x की किन वैल्यूज के लिए x-1 जो है इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x-1 जो है वो अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो x-1 जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, ठीक है। x-1 शुड ओके। बी, अगर x-1 0 या उससे बड़ा होगा तो हम उसका रूट निकाल सकते हैं। अगर x-1 नेगेटिव होता है तो हम उसका रूट नहीं निकाल सकते, है ना, वो इमेजिनरी में चला जाता है और इमेजिनरी अलाउड नहीं है फंक्शन में। यस तो मैम। इसका मतलब क्या हुआ? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गई? डोमेन क्या होती है? those values of x for which function is defined। तो x की कौन सी वैल्यूज है जिनके लिए ये डिफाइंड है? 1 से x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 इंफिनिटी। से बड़ा कोई भी नंबर हो उसके लिए ये डिफाइंड होगा। जैसे 1 पे 0 हो रहा है, 2 पे 1 बनेगा, 3 पे 2 बनेगा। मान लो तुमने 7.5 लिया तो 6.5 बनेगा, है ना। 9.1 लिया तो 8.1 बन जाएगा। तो उस पर ये डिफाइंड है। तो 1 से बड़ी या 1 के इक्वल कोई भी वैल्यू x की होगी
फंक्शन डिफाइंड रहेगा, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, 1 to इन्फिनिटी। ऐसे निकालते हैं। डोमेन क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड। ठीक है, अब हमें बतानी है इसकी रेंज। रेंज क्या होगी इसकी, पहले तो हमने डोमेन देख ली। डोमेन क्या है, 1 से इन्फिनिटी। अब रेंज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं y, और यहाँ पे एक एलिमेंट x ले लेते हैं। हम ये देखेंगे कि y की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड रहता है। y की प्री इमेज, मतलब इसकी प्री इमेज डिफाइंड होनी चाहिए। तो अगर y की यहाँ पर कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो वो y जो है रेंज का एलिमेंट होता है। तो हम क्या करते हैं कि सपोज y की प्री इमेज x है, तो वो x जो है इस इंटरवल में आनी चाहिए जो कि इसका डोमेन है। ठीक है, ये रेंज निकालने का तरीका होता है। तो अब यहाँ पर हमने ले लिया लेट fx इक्वल टू वाई, और y हमने यहाँ पर इसके कोडोमेन में ले लिया। तो रूट x माइनस 1 इक्वल टू वाई। तो दिस इंप्लाइज x minus 1 equal to y square. So this implies x equal to y square plus 1. तो x जो है वो y square plus 1 है। तो y की प्री इमेज जो है वो क्या बन रही है, y square plus 1। जब हमने यहाँ पर रूट x minus 1 को y लिया था, तो y जो है बेटा, ये y क्या नेगेटिव हो सकता है कभी? नो मैम। रूट जो होता है, जब हम ये रूट लिखते हैं, रूट 16 जैसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16। इसका मतलब प्लस माइनस 4 नहीं होता, इसका मतलब होता है 4, सिर्फ पॉजिटिव वाला। तो रूट x माइनस 1 को हमने y लिया, तो ये यहाँ पर जो हमारा y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y की प्री इमेज यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, y स्क्वायर प्लस 1। तो y की प्री इमेज y स्क्वायर प्लस 1 आ गई, और y स्क्वायर प्लस 1 जो है 1 टू इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा। ये हमेशा बिलोंग करेगा, y की कोई भी वैल्यू हो, y स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब y कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, y पॉजिटिव नंबर तो होगा क्योंकि ये इक्वल टू y लिया हमने यहाँ पर। तो y कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है इस डोमेन में 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि y स्क्वायर प्लस 1 यहाँ बिलोंग कर। तो इसकी जो रेंज आएगी दैट इज y, और y के ऊपर एक ही कंडीशन है, y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज आ गई 0 से लेकर के ये इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी कोई भी। ये अभी पहला ही क्वेश्चन किया है, और क्वेश्चन रेंज के करोगे तो ये सारी बात तुम्हें समझ में आएगी। रेंज में हमें देखना पड़ता है कि y के ऊपर क्या कंडीशन लगाएं कि उसकी प्री इमेज डोमेन को बिलोंग करे। तो यहाँ पर y के ऊपर एक ही कंडीशन है कि y शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि हमने इसको इक्वल टू रूट को इक्वल टू y लिया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट को y लिया, और कोई कंडीशन नहीं बन रही है, अपने आप ही इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसकी रेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी। और वैसे भी ऑब्जर्वेशन से भी सोचोगे तो आंसर नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं रूट x माइनस 1 का, है ना। हमेशा देखो रूट x माइनस 1 पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो इसकी इमेजेस हैं 0 ऑनवर्ड जाएंगी, 0 से पीछे जाने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द रेंज। समझ आ गया बेटा? यस मैम। हाँ, और बोलो। मैम 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। f इक्वल टू 1, 1, 3, 0, -1 और -1, -.
और हमें दे रखा है दिस इज अ फंक्शन fx इक्वल टू ax प्लस b। और क्वेश्चन है फाइंड a कॉमा b। ठीक है, ये हमें डिटरमिन करना है, ए बी डिटरमिन करना है। तो fx इक्वल टू ax प्लस b ये हमें दे रखा है और ये गिवन है 1,1। इसका क्या मतलब होता है? f1 किसके इक्वल होगा? 1 के अगर 1 के। f2 किसके इक्वल है? 3 3 के। इसी तरह से f0 किसके इक्वल है? -1 और f ऑफ -1 इक्वल टू माइनस। -3। ठीक है, अब हमें ए बी निकालना है। हमें ये भी दे रखा है fx ax प्लस b के इक्वल है। तो हम इसमें से जो आसान वाले होते हैं ना वो निकाल लेते हैं। आसान वाला कैसे? जैसे 0 1 ये आसान वाला होता है। वैसे किसी से भी कर सकते हैं। ये ज्यादा वैल्यूज दे रखी है, हमें इतनी वैल्यूज नहीं चाहिए क्योंकि ए और बी दो ही अननोन है इसमें। तो f0 जो है वो हमारे पास है -1। दिस इंप्लाइज अब f0 की वैल्यू हम यहां से भी निकाल सकते हैं। यहां से f0 की वैल्यू क्या आएगी? ax प्लस b से। इसमें 0 पुट करो, क्या आएगा? b हाँ, a इंटू 0 प्लस b। तो दिस इंप्लाइज b इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसे ही हम f1 इक्वल टू 1 यूज कर लेते हैं। तो अब f1 इसी तरह से करो। f1 यहां से क्या आएगा? ax प्लस b से a प्लस b a प्लस। अब एक b की वैल्यू -1 आई तो a -1 इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 2। तो हमें ये दो ही कंडीशन से हमारा क्वेश्चन हो रहा है ना। ये जो है ये हमें यूज करने की जरूरत नहीं। अगर मान लो यहाँ पर एक और कोई c भी दे रखा होता प्लस cx² ऐसे कुछ दे रखा होता तो हम इसमें से थर्ड भी यूज कर लेते। तो कोई भी दो यूज करके तुम कर सकते हो। 0 से जल्दी होता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने 0 यूज कर ली। सीधा b की वैल्यू आ गई ना, देखो जैसे ही पुट किया। तो 0 से जल्दी होते हैं क्वेश्चन, इसलिए हमने सबसे पहले 0 यूज कर लिया। वरना कोई भी दो यूज करके हम करेंगे, हमारा आंसर यही आएगा। तो देयरफॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। ठीक है इशिता, समझ आ गया? यस मैम। और बाकी क्वेश्चंस कर लेना, कोई और डिफिकल्टी होगी तो फिर इसमें से ले लेंगे, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, वेलकम बेटे। जस्ट वेट। एग्जाम्पल 19 ये है, लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम Q टू Q डिफाइंड बाय R इक्वल टू a comma b such that ab belongs to Q and a minus b belongs to Z. Show that। ये वाला क्वेश्चन। यस मैम।